हेलो क्लास 12th अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी आज हम बनाने जा रहे हैं। सेट ए हम आप लोगों के लिए डाल चुके हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ये है आपका पहला सही विकल्प। तो ये किया था आलोक धनवा ने। कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है? तो स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। उत्पीड़न का क्या अर्थ है? तो उत्पीड़न का अर्थ है किसी का शोषण करना। ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ है सदा एक सा रहना, सदा एक सा। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है? तो सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को बच्चों इसका आंसर है समाज पोषित। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य का बोध समाज पोषित था। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है तो वो कहलाता है बीट। क्या कहलाता है बच्चों? बीट। रिक्त स्थान भरते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। रीतिकाल का एक अन्य नाम है श्रृंगार काल। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है ओज गुण। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है एक कहानी। वाक्य डैश शब्द समूह है, सार्थक शब्द समूह है। वाक्य एक सार्थक शब्द समूह है। सोंद लंगेकर डैश भाषा के शिक्षक थे, मराठी भाषा के शिक्षक थे। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में क्या होना चाहिए? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चलिए सही जोड़ियों को देखते हैं बच्चों। इसकी कुछ सही जोड़ियाँ आपको पीछे मिलेंगी। चलिए बच्चों, रुबाइयाँ, तो इसका सही आंसर है फिराक गोरखपुरी। खंड काव्य, तो पंचवटी है एक खंड काव्य। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसका आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बच्चों इसके आंसर पीछे के पेज पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 दिए हैं, 2 पीछे हैं। तो इसका आंसर है बच्चों 3। पीछे क्वेश्चन था रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, जिसका आंसर क्या है? 3 बच्चों। इसका आंसर है 3 प्रकार होते हैं। अतीत में दबे पांव ओम थानवी। संचार माध्यम रेडियो, इसका आंसर पीछे है। तो ये एक श्रव्य माध्यम है बच्चों, सिर्फ सुन सकते हो। श्रव्य यानी सुन सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 4 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है आपको, यह लिखना है। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू से बना एक प्रकार का गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू गुड़धानी। डॉक्टर अम्बेडकर किस मत के अनुयायी थे? बौद्ध मत के अनुयायी थे। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम पारिभाषिक शब्द होता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? 1:2:4। बाइट क्या है? बाइट कंप्यूटर की स्मृति में, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में। बच्चों आजकल सब जानते हैं मेमोरी, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड बोल दिया। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहते हैं। तो बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। कि कंप्यूटर में अगर आपने मान लो एक शब्द लिखा 1 या 2 या कुछ भी लिखा, तो वो कितनी जगह घेरेगा, उसको कहते हैं कंप्यूटर में एक बाइट। क्या कहते हैं? एक बाइट। चलिए सत्य और असत्य की बात करें। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये सत्य है। चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, असत्य। शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, क्या यह सत्य है? जी नहीं, असत्य है। लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, सही बात है, सत्य है। लोकोक्ति अलग चीज़, मुहावरे अलग है। जूझ
कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, असत्य। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, असत्य। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखना है हमको, ठीक है। तो बच्चों, प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद, ठीक है। प्रयोगवादी कविता के लेखक अपने अहनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ वे सामंजस्य नहीं रखते हैं। ये आत्मविज्ञापन ही अधिक रखते हैं। आप चाहें तो इतनी हेडिंग लिख दें या फिर थोड़ा सा लिख भी दें। नग्न यथार्थवाद, इस कविता में अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया गया है। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतता, उसी वासना एवं वर्जनाओं की खुलकर अभिव्यक्ति करने में प्रयोगवादी नहीं हिचकते हैं। यहाँ तक लिख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। छायावाद काव्य की कोई 2 विशेषताएं। छायावादी काव्य की विशेषता बताना हमको। तो बच्चों, छायावाद की विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आप चाहें तो सिर्फ इतना लिख के आए एग्जाम में। और दूसरा है व्यक्तिवाद की प्रधानता। जो बच्चे ज़्यादा याद करने के इच्छुक हैं वो इतना भी पढ़ के लिख सकते हैं। जैसे कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है? द्विवेदी युगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता, उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्ताक्षरता के रूप में आ गई थी, ठीक है, जिससे कविता नीरस बनने लगी थी। और व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कर लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, ठीक है। ये कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। क्या यह करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है? चलिए देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह निसंदेह सत्य है कि पत्रकारिता जगत ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हर वर्ग विशेष के लोगों को दूरदर्शन के पर्दे पर स्थान देने के उद्देश्य से अपाहिज के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित करके करुणा दिखाई है। मतलब ये है कि दूरदर्शन पर जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें एक अपाहिज का कैरेक्टर भी दिखाया गया है। किंतु साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का स्तर निष्कृष्टता, ओछापन, बेतुका, अमानवीयता, संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए उससे वो सही नहीं थे, है ना। वो ओछेपन के थे, कोई विशेष मतलब के नहीं थे, बेतुके थे, अमानवीय थे, मानवता से परे थे। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे थे। आप क्या अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ऐसे प्रश्न अपाहिज की पीड़ा को कुरेदने वाले एवं संवेदनशील है। साथ ही आप अवसर खो देंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है, जिससे वक्तव्य दूरदर्शन की महत्ता और अपाहिज पर एहसान करने जैसे लगते हैं, जो मात्र एक बनावटीपन है, जहां करुणा के मुखौटे में क्रूरता को जन्म दिया है। आप सिर्फ करुणा दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो आपने उसकी बेइज्जती करी है, उसके प्रति क्रूर व्यवहार दिखाया है, ठीक है। इसलिए ये जो कविता है, ठीक है, ये कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बिल्कुल सही। चलिए बच्चों, इसके आगे देखते हैं। बड़े बड़े राजा किस पर न्योछावर होते हैं? तो कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष भाग है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बड़े बड़े राजा भी प्रेम पर न्योछावर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 8। कोई 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 2 महाकाव्य हैं रामचरितमानस, जिसको लिखा था तुलसीदास जी ने, और साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले बच्चों। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रसाद जी के गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता हमको लिखना है। तो बच्चों, काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है,
अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? प्रसाद गुण। यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ आ जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में प्रसाद गुण क्या है? काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाए, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का रम जाए, हमारा मन रम जाए, देखा जाए तो उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। ठीक है, ये सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है, जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है बच्चों। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन आप उसको देखकर कुछ और समझ लें, वो होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आपको भ्रांति यानी भ्रम हो जाता है। जानी श्याम को श्याम, घन नाची उठे वन मोर, चंद के भरम होत, मोद है कुमुदनी को। ये उदाहरण है भ्रांति अलंकार के लिए। इसका अथवा क्वेश्चन है बच्चों, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा छंद की परिभाषा। तो बच्चों सोरठा छंद के क्या लक्षण हैं? यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह भी एक अर्धमात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है और इसके अंत में लघु अवश्य होता है। दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगण नहीं होना चाहिए। आप यही सब इसकी सोरठा छंद की परिभाषा में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है ये एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है और ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण आपको बताऊं मैं। चलिए बच्चों, तो इसका उदाहरण है, कहिए काहि अछूत, इसमें 11 मात्राएं हैं बच्चों। काहि मछूत बनाइए, इसमें 13। ये देखो, पहला वाला तो विषम, तीसरा वाला विषम, दूसरा और ये चौथा सम है। तुमने पीछे क्या बोला था कि विषम पदों में ये पहला है, दूसरा, तो पहला और तीसरा विषम है। विषम विषम में 11-11 मात्राएं आएंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो कहिए काहि अछूत, काहि मछूत बनाइए, 33 कोटि अछूत हमारे जानत देश में। ये इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। बच्चों जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है। जीवनी में विवरण एवं तथ्यों पर ध्यान रहता है, आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है। ठीक है बच्चों, ये इन दोनों में अंतर है। बच्चों इसके अथवा का क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम वो भी देख लेते हैं। रेखा चित्र चित्रण प्रधान है, मतलब इसमें चित्रों को महत्व दिया जाता है, जबकि संस्मरण विवरण प्रधान होता है। इसमें किसी चीज़ के व्याख्या या विवरण के बारे में बताया जाता है। दूसरा पेज पलटा के बताता हूँ आपको। चलिए बच्चों, रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली होती है, जबकि संस्मरण में विवरणात्मक शैली होती है। रेखा चित्र वास्तविक व काल्पनिक दोनों होते हैं, लेकिन संस्मरण वास्तविक ही होता है। बच्चों पहला और तीसरा करना आप, क्योंकि दूसरा और पहला लगभग एक जैसा लग रहा है, इसलिए पहला और तीसरा विकल्प चुनना आप, या फिर दूसरा तीसरा चुन लेना। ठीक है बच्चों, अब पेज टर्न करके देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों अशोक वृक्ष की विशेषताएं हैं, भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है ये, और इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं तथा इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। ये 2 इनकी विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। इसका अशोक वृक्ष के अथवा में आएगा, नकली सामान के खिलाफ
जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर है, नकली सामान के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए हम समय समय पर संचार के माध्यम जैसे कि टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे। नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को सचेत करेंगे। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग हमारे आसपास आते हैं डांस करते हुए या कुछ नाटक करते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मदारी कई बार बंदर को लेके आते हैं, इस टाइप से समझिए। और नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के तरीकों से परिचित कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरे में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो अब हम देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। मुहावरा वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। मुहावरे के अंत में अधिकतर ना का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना का होना सामान्यतः नहीं पाया जाता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलें। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कोई 2 प्रमुख अंतर बताना है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है और राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ज़्यादा होता है। राजभाषा अपने ही देश के मध्य होती है, राष्ट्रभाषा अन्य देशों से संपर्क स्थापित कराती है या करती है। इसे सीमित लोग द्वारा बोला, समझा या पढ़ा जाता है, जबकि इसे अधिक लोगों द्वारा बोला, समझा, पढ़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। शब्द युग्म के बारे में लिखिए। शब्द युग्म क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में या ध्वनियों में अत्यधिक कम अंतर होता है किंतु वह उनके अर्थों को परिवर्तित कर देता है, वो शब्द कहलाते हैं शब्द युग्म। जैसे अग और अघ, देखो आप बोल के अग अघ ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे अग और अघ ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों, ठीक है। सर्प पर्वत, अग का मतलब क्या होता है? सर्प या पर्वत, और अघ का मतलब होता है पाप। क्या मतलब होता है? पाप, ठीक है। तो अग अघ, अग अघ, आप ज़्यादा समझ नहीं सकते कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों तकनीकी शब्द होते क्या हैं, पहले ये थोड़ा सा बता दूं आपको, तो फिर आप उसके उदाहरण भी समझ जाएंगे। तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। कोश ग्रंथों के अनुसार तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं तकनीकी शब्द। तो इसके एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ उदाहरण पूछे तो मैं आपको उदाहरण समझा दूं बच्चों। तो इसके उदाहरण है, तकनीकी शब्द के उदाहरण है वेग, त्वरण, आवृत्ति आदि। वेग भौतिक विज्ञान में मतलब फिजिक्स में यूज होता है बच्चों, वेग यानी कि स्पीड या वेलोसिटी को कहते हैं। त्वरण और आवृत्ति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो आंसर है किशन दा ने। किसने दी? किशन दा ने, ठीक है। छोटा सा आंसर है, आप चाहो तो उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो कि रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किशन दा ने शरण दी। किसने की जगह हो जाएगा किशन दा ने, ठीक है। किशन दा ने शरण दी। ईख से गुड़ ज़्यादा निकले, इसके लिए गांव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में लिखिए। इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों, इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए। इंटरनेट के क्या 2 सकारात्मक उपयोग हैं? तो इसका उत्तर है, इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का अच्छा माध्यम है। रिसर्च या शोध का कार्य इंटरनेट ने बहुत आसान कर दिया है। इंटरनेट के द्वारा किसी भी खबर के बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है।
अगला प्रश्न है बच्चों, समाचार लेखन की दो बुनियादी बातें लिखिए। तो अखबार की भाषा बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाने वाली होनी चाहिए, पहली बात तो। और समाचार का आकार उपलब्ध स्पेस के अनुसार होना चाहिए। आलेख में कोई गलती या अशुद्धि नहीं होना चाहिए, लिखे हुई चीज में कोई गलती या अशुद्धि नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर है बच्चों। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा हरिवंश राय बच्चन के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। जन्म 21 फरवरी 1899, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। जीवन परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत में 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय तिवारी था। शिक्षा, इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बंगला का स्वतंत्र अध्ययन किया। व्यक्तित्व, अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है, मतलब सही चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा बताया है। ये हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रचनाएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, चतुरी, चमार, 8 खंडों में निराला रचनावाली, गद्य प्रकाशित। भाषा की शैली कैसी थी बच्चों? छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ का काव्य संसार बहुत व्यापक है। भारतीय इतिहास, परंपरा और दर्शन का व्यापक बोध है। विचारों व भावों की विविधता और व्यापकता और गहराई काव्यों में मिलती है। काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं, जिसमें भाषा का कसाव, शब्दों की मित व्ययिता, अर्थ की प्रधानता, भाषा की सृजनात्मकता प्रमुख विशेषताएं हैं। साहित्य में स्थान, स्वतंत्र लेखक, संपादक और अनुवादक रहे हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं बच्चों ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय लिखिए, मतलब 2 रचनाएं, भाषा की शैली, साहित्य में स्थान। 300। तो अगला बच्चों लेखक परिचय है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ और जिनकी मृत्यु 1979 में हो गई। ठीक है। जीवन परिचय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी 19 अगस्त 1907 ईस्वी को ओझवलिया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी और माता श्रीमती ज्योतिषमती थी। इनकी मृत्यु सन 1979 में दिल्ली में हुई। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। 1920 में वसियारपुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1929 में इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। व्यक्तित्व, बच्चों व्यक्तित्व तो हमें पूछा नहीं गया, इसलिए हम सीधा रचनाओं पे चलते हैं। रचनाएं, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ संप्रदाय, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, कल्प लता, कुटुच कहानी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा उपन्यास, ये सब उन्होंने लिखे हैं। रचनाएं पूछी है हमसे, भाषागत विशेषताएं पूछी हैं यानी भाषा शैली पूछी है। तो इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। भाव व विषय के अनुसार भाषा का चयन करते थे। भाषा के 2 रूप हैं, प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय उर्दू भाषा, और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश भी है। गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक व व्यास शैली का प्रयोग किया है। सम्मान, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है बच्चों। अगला है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उक्ति का भाव पल्लवन कर लिखिए।
बच्चों इसका उत्तर है परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं की चिंता न कर परोपकार के लिए कार्य करता है वह सच्चे अर्थों में मनुष्य है। परोपकार का अर्थ है दूसरे की भलाई करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके अथवा में। इसका अथवा प्रश्न है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो पिता, आज से तुम्हारा टीवी देखना, मोबाइल पर गेम खेलना, घूमना फिरना बंद। अब तुम्हें जी तोड़ मेहनत करनी है। तुम्हारे अच्छे अंक कैसे नहीं आते हैं मैं देखता हूँ। पुत्र, पिताजी मैं आपको अगली परीक्षा में अच्छे अंक लाने का वचन देता हूँ। चलिए बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन 19 पे आ गए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जहाँ भी दो नदियाँ आकर मिल जाती हैं उस स्थान को अपने देश में तीर्थ कहने का रिवाज है। और यह केवल रिवाज की बात नहीं है, हम सचमुच मानते हैं कि अलग अलग नदियों में स्नान करने से जितना पुण्य होता है उससे कहीं अधिक पुण्य संगम स्नान में है। किंतु भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें असली संगम वे स्थान है, वे सभाएं तथा वे मंच है जिन पर एक से अधिक भाषाएं एकत्र होती हैं। नदियों की विशेषता यह है कि वे अपनी धाराओं में अनेक जनपदों का सौरभ, अनेक जनपदों के आंसू और उल्लास लिए चलती हैं और उनका पारस्परिक मिलन में वास्तव में उनके आंसू और उमंग, भाव और विचार, आशाएं और पेज पलट रहा हूँ, शंकाएं समाहित होती हैं। अतः जहाँ भाषाओं का मिलन होता है यहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। उनके भावों और विचारों का मिलन होता है तथा भिन्नताओं में छिपी हुई एकता वहाँ कुछ अधिक प्रत्यक्ष होती है। इस दृष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है। तो बच्चों इसका शीर्षक होना चाहिए भाषाओं का संगम या भाषाओं का मिलन। भाषाओं का संगम, ठीक है। भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है? तो भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज का क्या है? तो सबसे बड़ा तीर्थ आज का है भाषा के संगम में स्नान करना, यानी भाषा के संगम का हिस्सा बनना। सीधी सी बात है, भाषा के संगम का हिस्सा बनना यानी जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोलना जानता है वो सब, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर है भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ है। यही इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक। चलिए बच्चों, इसके अलावा अथवा में दिया हुआ है कविता का, तो इसको छोड़ते हुए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ठीक है बच्चों, तो इसको देखते हैं पहले। तो बच्चों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ बादल राग से अवतरित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियों में छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रगतिवादी स्वर में दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग के शोषण से व्यथित हो बादल को क्रांति दूत मानकर क्रांति का आह्वान किया है। इसकी व्याख्या क्या है बच्चों? कवि कहते हैं हे बादल तुम पानी से भरे हुए निर्दयतापूर्वक क्रांति लाने के लिए क्रांति के बादल बन गए हो। तुम लोगों के अस्थिर सुख पर दुख की छाया की भांति वायु के सागर में अर्थात आसमान में मंडरा रहे हो। गर्मी की तपन से तपे संसार के हृदय पर तुम्हारी युद्ध की नौका चल रही है। तुम्हारे गर्जन की आवाज़ से लगता है जैसे तुमने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में पृथ्वी के हृदय में सोए हुए छोटे छोटे बीज अंकुरित होने की इच्छा से जग आए हैं।
और उन्नत व विकसित होकर नया जीवन पाने की लालसा में तुम्हारी ओर सिर उठाकर निहार रहे हैं। बच्चों ये यहाँ तक हो गया आपका 4 लाइनों का अर्थ। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित कीजिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयानक शिशु की तरह थरथर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिसियाकर हंस पड़ते थे। बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रसंग, लेखक का कहना है कि गांव में मलेरिया तथा हैजे जैसी महामारी फैली हुई थी और लोगों के मरने के कारण चारों ओर भय और विलाप छाया था। उस पर अंधेरी रात्रि थी, चारों ओर शांति छाई हुई थी और मनुष्य तो क्या प्रकृति भी महामारी के विनाश के कारण विलाप कर रही थी। क्या व्याख्या है बच्चों इसकी? गांव में बीमारी फैलने के चारों ओर मृत्यु का तांडव था। लोग डरे हुए शिशु के समान थरथर कांप रहे थे। जाड़ों का मौसम होने के कारण गांव में शांति थी। अमावस्या की रात में चंद्रमा के न होने से चारों ओर अंधकार था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात बहुत ठंडी थी। मलेरिया व हैजे जैसी महामारी के कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी, जिस कारण पूरे गांव में भय छाया हुआ था। गांव में पुरानी व टूटी फूटी बांस फूस की झोपड़ियां थीं। महामारी से होने वाली मौतों के कारण उनमें अंधेरा तथा सन्नाटा था। मृत्यु ने झोपड़ियों को सूना कर दिया था। झोपड़ियों में प्रकाश करने वाला तथा गति उत्पन्न करने वाला कोई नहीं था। गांव उजड़ गया था और सूना हो गया था। ओस के टपकने पर ऐसा लगता था मानो अंधेरी रात गांव के दुख से दुखी होकर आंसू बहा रही हो। गांव में सन्नाटा था। दुख के कारण लोग सिसकियां ले रहे थे, दुखी आहें भर रहे थे। भीतर ही भीतर अपने दुख से ग्रामीण जनता दुखी थी। प्रकृति व मानव दोनों ही शिशु के समान महामारी के भय व विनाश से त्रस्त थे। दुख भी प्रकृति के डर से भयभीत हो रहा था। बच्चों इसका एक मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है यहाँ तक ही दिया हुआ है। आकाश में तारे चमक रहे थे और पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, क्योंकि अमावस्या की रात थी बच्चों, बिजली थी नहीं, मतलब बाहर चंद्रमा नहीं थे, ठीक है, इसलिए अंधेरा हो रहा था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर आने की चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, ठीक है। अगर कोई आशा की किरण दिखती भी तो भी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रुंदन और भय था, इसलिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। अन्य तारे उसकी भावुकता और अथवा असफलता पर खिसियाकर हंस पड़ते और बाकी तारे भी जो थे उसकी चमक खो जाने से, है ना, उसकी शक्ति खत्म हो जाने से उस पर हंस देते थे। चलिए तो पत्र देखते हैं बच्चों, एक बार फिर से हेडिंग पढ़ लें। आपका नाम मनोज है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला पन्ना के छात्र हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, बहुत ही छोटा और कम शब्दों में लिखा है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला पन्ना। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हूँ। मेरे पिता बहुत गरीब हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी करके घर का भरण पोषण करते हैं, अतः वे स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी शाला की फीस माफ़ करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी मनोज, कक्षा 12वीं। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी छोटा है और ये काम कर जाएगा। इसके और में है बच्चों, अपने मित्र को वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो ये पत्र होता है बच्चों यहाँ से शुरू। 10/105 राष्ट्रीय नगर, हरदा, मध्य प्रदेश। प्रिय मित्र किशोर, सप्रेम नमस्कार।
बच्चों यहाँ पर आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। विद्यालय की वार्षिक पत्रिका वाणी में तुम्हारी रचना राष्ट्रदीप के प्रकाशित होने का समाचार सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वास्तव में मुझे तुम्हारी इस प्रतिभा का भान ही नहीं था। मेरी बधाई स्वीकार करो, साथ ही मैं तुम्हारी उक्त कविता को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक हूँ, इसलिए कृपया मुझे उसकी एक प्रति भेज देना। माताजी व पिताजी का चरण स्पर्श व भावना को स्नेह। तुम्हारा कपिल शर्मा। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है बच्चों। और इसी के साथ ही बच्चों ये यहाँ पर समाप्त होता है हमारा वीडियो। और यहाँ पर आपको एक विषय पर निबंध लिखना है ना, मेरे सपनों का भारत। तो ये आप लोगों के पास मेरे हिसाब से होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी गाइड है, परीक्षा बहुत सारी चीज़ें चलती है जिनके थ्रू आप पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप हमारे इससे पुराने वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा।